अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चौथे एपिसोड के साथ लाइव हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा सेटअप देख रहा हूँ कि सही है कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम कैमरा हमारा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। तो जब तक लोग आते हैं तब तक मैं थोड़ा सा कैमरा सेटअप देख लूँ। उतनी देर में हमारे साथ अरहम आज ऑनलाइन है। अस्सलाम वालेकुम। अरहम जो है आज आपको एक छोटा सा क्विज़ देंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। मेरा नाम है अरहम, मैं 9 साल का हूँ। मेरा पास एक यूट्यूब चैनल है, कैज़ होमी, सब्सक्राइब करें। चले अरहम, आप क्वेश्चंस पूछ ले लोगों से। पहले थोड़ा ज़्यादा लोग आ जाए, कैमरा ठीक हो जाए, फिर मैं पूछना शुरू करूँगा। चले फिर उतनी देर में आप लोगों से बात करें कोई भी, जिसमें लोगों को टाइम उनका खेल। उनको बताएं आपका क्वारंटीन कैसा गुजर रहा है और आपका स्कूल कैसा चल रहा है। मेरा स्कूल तो ठीक चल रहा है, क्वारंटीन भी ठीक है। अक्सर खेलना होता है, फिर मुझे पता नहीं लगता क्योंकि रोज़े भी रखने होते हैं। तो अफ्तारी तक ना मैं कुछ देखता रहता हूँ, तो मेरा टाइम पास होता रहता है, मुझे पता ही नहीं लगता कितनी देर हो गई है। तो अफ्तारी का टाइम होता है, उसके बाद मैं अपने छोटे भाई के साथ खेलता हूँ थोड़ा। वो खेलने के बाद मैं अपने बड़े भाई के साथ बातें करता हूँ। तो आज मैं आया हूँ इधर लाइव पे क्विज़ करने के लिए। तो मैं फिर ना क्विज़ के अंदर पेज नंबर 1, 10 और 20 के अंदर से पूछूंगा सवाल। तो जो पेज आप चाहते हैं हुए 1, 10 या 20, कमेंट्स में लिख दें कौन सा पेज पूछूँ मैं। हर पेज से एक सवाल पूछना है मैंने, तो कमेंट करें कौन सा पेज पूछना है। और ये आ गए मेरे बड़े भाई जासिम। तो ये क्विज़ मैंने सबसे पूछना है। तो जितने भी लोग लाइव पे आ गए हैं ना, वो उनके साथ मैं पूछूंगा ये। चले अरहम, आप पूछिए सवाल। ओके, अब मैं पूछना शुरू करता हूँ। पेज नंबर 1 से लेकर 20 तक एक एक सवाल बस। पेज 1, 10 और 20 बस। तो पहला सवाल, व्हाट इज़ द डेसिमल वैल्यू ऑफ 2/5? अगर आपको आंसर पता है तो फिर कमेंट्स के अंदर ही आंसर लिख दें। ओके, इसका आंसर अब मैं बताने जाता हूँ सबको। अभी वेट करो। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेता हूँ। 2-3 मिनट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। यार थोड़ा सा लाउड बोलो ना, ताकि कुछ समझ। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जो देख रहे हैं, क्या कैमरा की जो है वो ठीक है, टेढ़ा तो नहीं हो रहा? क्योंकि लास्ट वीक हम जब ऑनलाइन गए थे तो हमारा कैमरा टेढ़ा था, तो इस दफ़ा हमने इसको ऐसे रखा है। कमेंट करके बताएं। वालेकुम सलाम, सलमान उल काजी का मैसेज आ रहा है। यार सलमान, कैमरा एंगल ठीक है, टेढ़ा तो नहीं है? क्योंकि लास्ट वीक मेरा कैमरा एंगल जो है ना टेढ़ा हो गया था। तो अभी सवाल ये है कि कैमरा का एंगल ठीक आ रहा है। अगर तो कैमरा का एंगल ठीक है तो फिर मैं इसको इसी तरह से स्टैंड पे लगा देता हूँ और फिर यहाँ से हम करेंगे। क्योंकि लास्ट वीक मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लिया था, तो जो लोग देख रहे थे उनको थोड़ा सा इशू आ रहा था, उनका कैमरा ठीक नहीं था। म्यूट कर दें। ओके, मेरा ख्याल है कैमरा एंगल जो है ना वो इसी पे ही ठीक चल रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से सेट करते हैं, इसको लगाते हैं ताकि। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ तो उसमें ठीक नहीं आ रहा। नहीं ठीक नहीं है। नहीं, वो उसमें टेढ़ा हो जाता है, तो हम इसको दोबारा यूँ ही करेंगे। और हम, आप एक सेकंड पकड़ो, लोगों से बात करो। मैं इसको ज़रा ठीक करूँ कैमरा एंगल को। ओके, ये मेरा बड़ा भाई है जासिम। कैसे पकड़ते हैं यार? कैमरामैन मैं हूँ। ओके, तो मैं सवाल पूछना शुरू करता हूँ। सब लोग कमेंट्स के अंदर इसके जवाब बताएं। सवाल नंबर 1, मैथ्स। व्हाट इज़ द डेसिमल ऑफ 2/5? व्हाट इज़ द डेसिमल वैल्यू ऑफ 2/5? अगर इसका आंसर पता है किसी को तो आंसर कमेंट्स के अंदर बताएं। ओके, सबको आंसर पता है?
अगर पता है तो अच्छा comments भाई, में हमारा बताओ। कैमरा एंगल जो है ना वो इस तरह बन रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम जाके इसको देखूँगा कि ये कैसे होता है, कैमरा एंगल कैसे ठीक होता है और इसकी क्या कहानी है। तो फ़िलहाल हम लोग अभी ऐसे ही लाइव जाते हैं। वो हॉरिजॉन्टल वाला जो है ना वो थोड़ा सा इशू आ रहा है, बस सही तरह से बन नहीं पा रहा। तो इस दफ़ा हम ऐसे जाते हैं कि एटलीस्ट लोगों को सीधा मिलना शुरू हो। ठीक है भाई, चलो कैमरा का जितना इशू था वो हम जितना सेट कर सकते थे हमने कर दिया। तो यहाँ से हम ऑनलाइन जाते हैं। अरहम, तो आपने सवाल क्या पूछा था? ये मैंने सवाल पूछा है, व्हाट इज़ द डेसिमल वैल्यू ऑफ 2/5? व्हाट इज़ द डेसिमल वैल्यू ऑफ 2/5? ये अरहम ने सवाल पूछा है कि जो 2/5 है उसकी डेसिमल में वैल्यू क्या होती है। तो कैलकुलेटर comments के अंदर निकालें, गूगल लिखें। निकालें और कमेंट करें आप लोग। कमेंट्स में देते रहें। उसके बाद ये है कि प्रोग्राम के एंड में अरहम आएंगे और आपको इस सवाल का जवाब देंगे, और जिसका जवाब ठीक होगा फिर उसके लिए अरहम एक गिफ्ट अनाउंस करेंगे। ठीक है, ओके, चलो भाई, कैसा अब हम लोग कैसा गिफ्ट? देखेंगे हमने क्या गिफ्ट देना है। चलो अब आप लोग जाओ, बाबा को बाकी प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ी देर में मामा भी जो है वो आके हमें ज्वाइन कर लें। ठीक है, एंड के अंदर मैं आऊँगा जवाब बताने। एंड में अरहम आएंगे आप लोगों को जवाब देने के लिए। तो भाई साहब, अब ये है कि हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी तरफ। वैसे रमज़ान के 15 रोज़े हो चुके हैं, आधा रमज़ान तकरीबन गुज़र चुका है, और उम्मीद है कि आप लोगों का भी रमज़ान अच्छा चल रहा होगा, सही चल रहा होगा, और टाइम एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि क्वारंटीन है। वैसे भी सब लोग घर के अंदर मौजूद हैं, बंद हैं। तो बंद होके ऐसे ही निकल रहा है। ऑफिस भी फ़िलहाल तो कुछ लोगों का वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, और कुछ लोगों को कंपनियों ने वापस बुला लिया काम पे, एटलीस्ट सऊदी अरब में। तो जो लोग वापस जा रहे हैं भाईजान, वो ठीक है। आतिफ भाई का जवाब आया है, इसकी वैल्यू निकलती है 0.4। तो ये अभी अरहम जो है वो प्रोग्राम के एंड में आएगा और आके फिर विनर अनाउंस करेगा। तब तक हम लोग ये है कि देखते रहेंगे। तो ठीक है, आगे चलते हैं। 15 रोज़े गुजर चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। अभी तक तो रमज़ान ठीक ठीक गुजर रहा है, आगे भी उम्मीद है कि ठीक ठीक ही गुजरता रहेगा। जैसे जैसे लोग आते रहेंगे उनको वेलकम होता रहेगा। सलमान वेलकम हो गया आपको, खौला तुम्हें वेलकम हो गया, उसामा दुरानी वेलकम, आतिफ भाई आपने तो जवाब भी दे दिया, वेलकम हो गया आपका। अच्छा भाई, आज जो हम लोग बात करेंगे ना किचन क्लिनिक से, हमारी हम प्लग देते हैं किचन क्लिनिक को। आज हम जिस टोटके और जिस नुस्खे की बात करेंगे वो है चेहरे पर दाग और छाइयाँ। तो आज हम आपको एक छोटा सा आपके किचन में मौजूद जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनके हवाले से बताएंगे कि अगर आपको चेहरे पर दाग और छाइयाँ हैं तो उनका आपने हल अपने किचन में मौजूद अज्जा से कैसे निकालना है। पुदीना जो है ना वो तकरीबन पाकिस्तानी और इंडियन और हम लोगों के घरानों में मिंट हर घर में मौजूद होता है। तो इस मिंट से हकीम अब्दुल रहमान वसी साहब आपको बताते हैं कि हमने कैसे इलाज निकालना है चेहरे पर दाग और छाइयों में। हम्माद ज़फ़र सिद्दीकी साहब को हेलो हाय हो गया। तो चेहरे पर दाग और छाइयों का नुस्खा जो हम आपको बताएंगे उसका इलाज हम करेंगे आज पुदीने से। पुदीना यानी कि मिंट, और सिरका यानी कि विनेगर। तो पुदीने को सिरके में पीस कर लगाने से चेहरे पर दाग और धब्बे दूर हो जाते हैं और छाइयाँ भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती हैं। बाज़ लोगों की आँखों के नीचे जो हल्के पैदा होते हैं उसके लिए भी बराबर लगाते रहें। ये एक पेस्ट इंतहाई सिंपल सा पेस्ट है। आपने करना क्या है कि आपने लेना है पुदीना 5 ग्राम और सिरका हस्बे ज़रूरत। इतना सिरका डालना है कि आपका जो पुदीना है उसका पेस्ट बन जाए। तो सिर्फ पुदीना लेना है, उसके पत्ते तोड़ लेने हैं, डंडियाँ नहीं, और उसका पेस्ट बना लेना है आपने सिरका मिला के। तो इस सिरके और पुदीने के पेस्ट को आप अपने चेहरे पर हल्के हल्के मलें। आपके जहाँ दाग हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं और छाइयाँ हैं वो इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 हफ्ते में आपको फ़र्क महसूस होगा। सिर्फ उसकी पत्ती जो है पुदीने की लेके पत्तियाँ जो होती हैं उनको सिरके के अंदर मिला के उसका एक पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट को आपने चेहरे पे लगाना है। तो उससे इंशाअल्लाह आपके चेहरे के दाग और छाइयाँ दूर हो जाएंगे। ये एक छोटा सा नुस्खा हकीम अब्दुल रहमान वसी की जानिब से। मैं ज़रा कुर्सी को थोड़ा सा कंफर्टेबल कर लूँ भाइयों। तो ये था हमारा किचन क्लिनिक का छोटा सा टिप। उसके बाद हम चलेंगे अपने शेर व शायरी के कॉर्नर की तरफ। इससे पहले कि हम अपने आज के मौजू की तरफ चलें, और हमारा आज का मौजू जो है वो थोड़ा सा ऐसा है कि अगर हम चाहें तो उसको सीरियस तरफ भी ले जा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा लाइट और हल्का रहे। और आज हम बात करेंगे कि भाई वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से जो शादीशुदा लोग हैं, मर्द और औरत दोनों, ऐसी क्या रीज़न्स हैं, ऐसी क्या वजूहात हैं कि वो गैर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्या वजह है, आखिर कौन सी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से उन्हें अट्रैक्शन आती है बाहर के लोगों में।
वहाँ जाने से पहले एक किताब है, मजमूआ कलाम है, ये किसी ने इकट्ठा किया था मुख्तलिफ़ शायरों की, अख्तर शुमार की एक नज़म है, मुझे पसंद आई थी तो मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो अर्ज़ किया है कि उसके नज़दीक ग़मे तर्क वफ़ा कुछ भी नहीं, उसके नज़दीक ग़मे तर्क वफ़ा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं, उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। 4 दिन रह गए मेले में मगर अब के भी, इसने आने के लिए ख़त में लिखा कुछ भी नहीं। कल बिछड़ना है तो अहद वफ़ा सोच कर बांध, कल बिछड़ना है तो अहद वफ़ा सोच कर बांध, अभी आगाज़ मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा ना बने, मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा ना बने, और तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। ऐ शुमार आँखें इस तरह बिछाए रखना, ऐ शुमार आँखें इस तरह बिछाए रखना, जाने किस वक्त वो आ जाए गया कुछ भी नहीं। ये अख्तर शुमार की गज़ल है और इसका एक शेर जो है ना, पहला शेर और इसका सेकंड लास्ट मुझे बहुत पसंद है कि उसके नज़दीक ग़मे तर्क वफ़ा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसा है वो जैसे कि हुआ कुछ भी नहीं। मैं तो इस वास्ते खामोश हूँ कि तमाशा ना बने, और तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। खैर ये तो था हमारा शेर व शायरी का कॉर्नर। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टेक ऑन लाइफ विद जोजी जी, मैं आपसे अपने नज़रियात, अपने ख़यालात, अपने अफ़कार शेयर करूँगा कि भाई ये जो सब्जेक्ट मैटर है इसमें मेरे अपनी ज़ाती राय क्या है। थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होके बैठ जाएं मेरे भाइयों। तो ये है कि अल्लाह भला करे आपका। आज हम बात करेंगे टेक ऑन लाइफ विद जोजी डी में इस मौजू पर कि जो हमारे मैरिड लोग होते हैं, इधर मर्द हो या औरत हो, वो शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं। तो भाइयों शादी जो है ना, एक शादी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ईडियम्स, बहुत सारे कॉल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है। सबसे पहले तो मतलब लोग कहते हैं कि जी शादी एक बहुत बड़ा जुआ है, आप जुआ खेलो, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। जो शादी करके भी खुश है, कुछ लोग शादी करके खुश नहीं भी हैं। मतलब बहुत सारे मजाक और चीज़ें शादी के बारे में बनी हुई हैं, हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। तो शादी क्यों हुई, किस तवज्जुह से हुई, वो भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस ये पॉइंट करेंगे कि भाई जब शादी हो गई, आपको एक लाइफ पार्टनर मिल गया, आपका हस्बैंड है या वाइफ है, आपने उसके साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ शुरू कर दिया, तो फिर आखिर ऐसी क्या वजूहात होती हैं कि कुछ अर्सा गुजरने के बाद, ज़रूरी नहीं है 10 साल हो, 5 साल हो, 6 साल हो, कोई भी एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा क्यों होता है कि आपकी अट्रैक्शन जो है वो अपने पार्टनर की तरफ से ख़त्म हो जाती है और फिर आउटसाइडर जो है उसकी तरफ अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। और नॉट नेसेसरली कि वो किसी आदमी को ही हो, औरतों को भी होती है, जाहिर है वो मैरिड लाइफ में तंग आ जाती हैं। क्या रीज़न्स होते हैं, तो आज हम उन रीज़न्स को एक्सप्लोर करेंगे। वैसे तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन हम इतनी डीपली, चूँकि वक्त की कंस्ट्रेंट्स भी है, हम लोगों ने सिर्फ आधा एक घंटा बात करनी होती है, वक्त की थोड़ी कंस्ट्रेंट्स भी है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और जो लोग क्रॉनिकल या हैबिचुअल चीटर्स हैं ना, हम उनको भी थोड़ा साइड पे रख देंगे, क्योंकि कुछ लोग तो इसलिए भी करते हैं कि भाई उनकी आदत होती है, खसलतन होते हैं, या उनकी नेचर ऐसी होती है, हम उनको भी साइड पे रख देंगे, उनको भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे उन फैक्टर्स को जिनकी वजह से वो लोग जो दो बॉर्डर लाइन पे बैठे होते हैं, उनका जो है वो थोड़ा सा टिप ओवर हो जाता है। अच्छा भला सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी वजूहत, कुछ ऐसे रीज़न्स हुए कि उनको अपनी मैरिड लाइफ छोड़ के, अपना लाइफ पार्टनर छोड़ के किसी और शख्स में अट्रैक्शन नज़र आना शुरू हो गई। उसकी क्या रीज़न्स हैं, मैं अपने तजर्बात और अपने एक्सपीरियंस और अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको शेयर करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही वजूहत हों, या ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो बात 100% दुरुस्त हो। ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं, इसलिए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहला फैक्टर जो है ना, जो मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से किसी को भी आउटसाइड में अट्रैक्शन आती है, वो है कि जब भी आप अपने स्पाउस को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं। क्योंकि शादी जो है वो ज़ाहिर है आपका मियाँ है या बीवी है, वो उसका सबसे
पहला हक जो है ना आपकी ज़िंदगी पे उसका होता है। ऑब्वियसली मतलब उस चीज़ को साइड पे रखते हुए कि माँ है, बाप है, फैमिली, वो तो मतलब अनडिनाइबल है ना, उनकी जो है, हाँ लाइफ में बाबा आ जाओ, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो तो अनडिनाइबल है। ज़ाहिर है जो आपके पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस है, जो आपके माँ बाप की है, बहन भाइयों की है, ख़ानदान वालों की है, बच्चों की है, वो इम्पोर्टेंस अपनी जगह, उस पर कोई डिनाइल नहीं है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन अलॉन्ग विद दैट, उन सारी चीज़ों के साथ साथ जो है ना, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो आपके स्पाउस की होनी चाहिए। चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे वो आपका शौहर है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपकी ज़िंदगी में उसकी होनी चाहिए। आपके नज़दीक जो है वो ये चीज़ मैटर करनी चाहिए कि उसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद नहीं है, उसकी राय को इम्पोर्टेंस देना, उसके मशवरों को इम्पोर्टेंस देना, उसकी बातों को इम्पोर्टेंस देना, उसके तरीक़ेकार को इम्पोर्टेंस देना। जब तक आप उसको ये साबित नहीं करवाएंगे कि यार इस रिश्ते के अंदर हम दोनों इक्वल हैं, आप उसे उतनी ही अहमियत दें उस रिश्ते के अंदर जितनी अहमियत वो डिज़र्व करता है। अगर वो आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, आप दोनों इस रिश्ते में बराबर के हिस्सेदार हैं, तो आप सबसे पहले अपने स्पाउस को बराबरी दें। और वो बराबरी इस तरह से दें कि उसे उसके अफ़कार को, उसके ख़यालात को, उसकी थॉट्स को, उसकी इनपुट को उतनी ही इम्पोर्टेंस दें हर मामले में जितनी कि वो डिज़र्व करता है। तो पहला एक रीज़न तो ये हो गया कि जब हस्बैंड हो या वाइफ हो, जब वो अपने काउंटर पार्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देता। भाई अब आपने कोई फाइनेंशियल मैटर डिस्कस करना है, आपने तो आप बीवी की राय नहीं लेते आप, या आपने कोई घरेलू अमूर चलाने हैं, या कोई बच्चों का मसला है, या कोई घर के फ़ैसले करने हैं, तो आप अपने शौहर का मशवरा नहीं लेती। भाई अब ज़रूरी तो नहीं है कि अगर आपका शौहर सारा दिन बाहर जॉब करता है तो उसकी इनपुट इस मामले में डिवैल्यू हो, या अगर आपकी बेगम घर चला रही है और घर का बजट चला रही है तो आप मुनासिब ना समझें कि भाई मैं उससे उसकी इनपुट ना लूँ, उसकी राय को अहमियत ना दूँ। क्योंकि जितने भी फ़ैसले आप करेंगे, जिस हवाले से भी हों, बच्चों की तालीम के हवाले से हों, घर के चलाने के मामला के हवाले से हों, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों, या कोई भी डिसीजन हो, एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, मियाँ बीवी जो आपका होता है, उसमें ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी बात को अहमियत दें। आप नॉट नेसेसरली कि आप उनकी बात से एग्री भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरी बेगम मेरी हर बात से एग्री करे, या ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी बेगम की हर बात से एग्री करूं, लेकिन बात यह है कि कम से कम उसकी बात को सुनना, उसकी बात को अहमियत देना, और फिर उसके साथ डिस्कस करना कि यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है और मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को हमें इस तरह से टैकल करना चाहिए या इस तरह से चलाना चाहिए। तो ये एक सबसे रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है ना मियाँ बीवी के, वो ये होती है कि आप अपने सामने वाले को अहमियत दें। जब आप दूसरे को अहमियत देना शुरू करते हैं ना, तो उसे एहसास होता है कि वो इस रिश्ते में बराबर का हिस्सेदार है और बराबर का शरीक है। ऐसा नहीं है कि बस ठीक है एक रिश्ता हो गया और उसको सर पे थोप दिया और बस अब ये हस्बैंड है या ये वाइफ है, यही रिश्ते को चलाए चले जा रहा है और जो इसने कह दिया वो हर पे आखिर है। एज ए स्पाउस हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग उसकी राय को उतनी ही अहमियत दें जितनी अहमियत वो डिज़र्व करती है। तो जब आप किसी रिश्ते में दूसरे की बात को अहमियत देते हैं, दूसरे की शख्सियत को अहमियत देते हैं, उसकी राय को अहमियत देते हैं, उसके वजूद को अहमियत देते हैं, तो उससे होता ये है कि एक सेल्फ ऑफ फुलफिलमेंट और एक सेल्फ ऑफ बिलोंगिंग जो है ना वो क्रिएट हो जाता है। अब इसकी मिसाल ऐसे ही है कि यार देखो, जब आप कंपनी में, मोस्टली हम लोग कंपनियों में काम करते हैं, तो ऐसा होता है कि आपके टीम मेंबर्स होते हैं, वैसा होता है जब आप उनको इंडल्ज करके रखते हो अपनी टीम एक्टिविटीज़ में और आप उनको इंडल्ज करके रखते हो अपने डिसीजन मेकिंग में, तो बंदे को एहसास होता है कि हाँ यार मैं इस टीम का, इस कंपनी का हिस्सा हूँ। जब उसको इस बात का एहसास होता है ना कि मैं इसमें इक्वल का पार्टनर हूँ, मैं इस चीज़ का हिस्सा हूँ, मेरी बात सुनी जाती है, मेरी बात को वैल्यू दी जाती है, तो वो एक सेंस ऑफ इंडल्जमेंट रहता है, सेंस ऑफ एंगेजमेंट रहता है। और जब तक वो सेंस ऑफ एंगेजमेंट रहता है ना, तो उसकी वजह से फिर लोग बाहर की तरफ नहीं देखते। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है, जितने भी मेरे तजर्बात रहे हैं या दोस्तों से या जितने लोगों को मैंने इनकाउंटर किया है अपनी ज़िंदगी में, उसमें काफ़ी सारे केसेस जो थे जहाँ पे स्पाउस जो है वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, चाहे वो आदमी हो उसका ऑफिस की किसी खातून से या बाहर किसी खातून से या इंटरनेट पे या कहीं भी कोई
लाइकिंग या कोई अफेयर या कोई चक्कर या कोई बातचीत या कोई हेलो हाय चल रही थी, उसमें एक मेजर फैक्टर ये था कि उसको ये महसूस होता था कि मुझे जो है ना इस रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। मुझे गिला ये रहता है कि भाई उसे मेरी परवाह नहीं होती, मैं कुछ कहूँ तो वो उस बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। अगर मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं वो तमाम फाइनेंशियल मैटर्स में या घर वालों से कैसे डील करना है उन मामलात में मेरी राय को इम्पोर्टेंस नहीं देते, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो एक वो सेंस आ जाता है, सेंस ऑफ यूजलेसनेस कि भाई मैं आपकी ज़िंदगी में अहम नहीं हूँ। तो फिर उस शख्स को जब कहीं बाहर से इम्पोर्टेंस मिलना शुरू होती है, कहीं बाहर से उसे थोड़ी सी अटेंशन मिलना शुरू होती है, तो फिर वहाँ पे ऑब्वियसली अट्रैक्शन पैदा होना शुरू हो जाती है। एक रीज़न तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि ये होता है कि आप अपने स्पाउस को जो है वो ड्यू अटेंशन नहीं देते। अनड्यू अटेंशन की बात नहीं, मैं ड्यू अटेंशन और ड्यू उसकी बात कर रहा हूँ जो कि उसने अर्न की है, जो कि जब उसका बनता है। जी बाबा नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी चल रहा। आरिफ आके बैठे हैं और पूछे कि बाबा ख़त्म हुआ, तो मैंने उनको बताया कि अभी ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा भाई, फैक्टर नंबर 2 जो है ना, जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ, फैक्टर नंबर 2 ये है कि यार, और इसमें एक हदीस भी है, अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और मर्दों दोनों को, ये नहीं कि सिर्फ औरतों को या सिर्फ मर्दों को, दोनों को ये कहा है कि आप जो है ना अपने स्पाउस के लिए तैयार हों, उनके लिए बनाव सिंगार करें। क्योंकि यार ये एक चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि अब हम लोग जैसे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाते हुए हम लोग मतलब बेहतरीन सूट पहना, देखा कि जी बाल हमारे बने हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, कहीं मुंह पे कुछ लगा तो नहीं हुआ, कहीं स्मेल तो नहीं आ रही, इन चीज़ों का हम ख्याल करते हैं। तो यही चीज़ जो है ना, सबसे पहले जो शख्स आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम है ना, आपकी बीवी है या आपका शौहर है, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शख्स वो है, तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा उसके लिए करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम ऑफिस गए तो बाल भी बने हुए हैं और सूट भी पहना हुआ है और टाई भी लगाई हुई है और अच्छी खुशबू आ रही है, और घर आए तो घर आने के बाद भाई, मैं ये नहीं कहता कि घर आने के बाद भी जो है आप वो ऐसे तैयार होकर बैठें जैसे किसी शादी में या दावत में जाना है, लेकिन एटलीस्ट साफ़ सुथरे होकर बैठें कि देखने वाले को जो है वो अच्छा लगे। ये बहुत ज़रूरी है, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर अहादीस भी हैं और तरीका बताया गया है, और सोशली भी जो है ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्योंकि बात फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है कि इससे शो होता है कि आप उस शख्स को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। अब भाई मैं सारा दिन ऑफिस में जाऊं तो बिल्कुल टिप टॉप बना ठाना बैठा रहूं, बाहर मैं निकलूं बाज़ार जाने के लिए तो मैं बाल बना के जाऊं, कंघी बना के जाऊं कि यार लोग देखेंगे, लोग क्या समझेंगे। अब वो लोग जिनसे मेरा 5-10 मिनट का वास्ता ताल्लुक़ है, उनकी तो मुझे परवाह है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनके लिए मुझे अच्छा लगना चाहिए। लेकिन वो जिसके साथ मैंने सारी ज़िंदगी गुजारनी है, जो मेरे हर दुख सुख का साथी है, उसके लिए मैं इस बात की परवाह करना छोड़ दूँ कि यार उसे क्या पसंद है। मुझे चाहिए कि मैं घर में भी अपने आप को थोड़े बाल शाल संवार के रखूँ, थोड़ी दाढ़ी ट्रिम करके रखूँ। ठीक है 24 घंटे मेकअप करके ना बैठा रहा हूँ, मैं हर वक्त जो है क्रीमें धोप के ना बैठा रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के रखूँ। अब ये तो नहीं कि मैं घर वापस आया और घर आके जी मैंने लुंगी पहन ली और मैं लुंगी पहन के सारा दिन जो है ना बस वो बनियान और लुंगी पहन के कसाई बन के बैठा रहा हूँ। तो आपको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि भाई ऑब्वियसली अब स्पेशली मैं चाहता हूँ कि मर्दों को ना इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि औरतें जो हैं वो सारा दिन भाई आप ही की शक्ल देखती हैं। हमारी शक्ल देखने के अलावा उन्हें और कोई शक्लें जो नज़र आती हैं ना, वो नज़र आती हैं या तो टीवी ड्रामों वाली या फिर फिल्मों वाली। तो ठीक है, आप उनसे तो मैच नहीं कर सकते 24 घंटे जो है ना, आप ऐसा नहीं रह सकते, लेकिन इसको आप मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले लें या साइकोलॉजिकली सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले लें। बहुत ज़रूरी है कि जब आप घर के अंदर रहें, अपनी स्पाउस के सामने रहें, तो अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के रखें। और ये जाता है दोनों के लिए, मियाँ के लिए भी और बीवी के लिए भी। भाई ठीक है, अगर मियाँ ने दाढ़ी रखनी है रखे, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन दाढ़ी को थोड़ा साफ़ सुथरा करके ट्रिम करके बना के रखें। ये ना हो कि बस वो झुंड उगे हुए हैं और घर आया तो उसके बाद कंघी का कोई होश नहीं है और सारे दिन की पसीने की बदबू लेके घूम रहा है। ये इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं साइकोलॉजिकली भी, सोशली भी, हर तरह से, और मोहब्बत को बढ़ाती हैं। आप घर आए, शावर लें, शावर लेके वालेकुम अस्सलाम, इमरान वहाब ऑनलाइन आ गए हैं यूएस से। तो घर आए, ऑफिस से घर आने के बाद आप नहाएं धोएं, रिलैक्स हों। रिलैक्स होने के बाद अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनें। ज़रूरी नहीं है कि वो कपड़े पहने जो आप शादी में पहन के जाते हैं, लेकिन आप साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहन के आप बैठें। और इससे होगा ये कि इससे ये होगा कि आपकी बेगम को एहसास होगा कि यार इस बंदे को ना मेरी भी परवाह है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दुनिया के लिए दिखावा करता है और मेरे लिए कुछ नहीं करता। अब ऑन द कॉन्ट्ररी बेगमात के लिए भी ये बात ठीक बैठती है। वैसे अगर हम घर आएँ और घर आके किसी से कहें कि यार वो मेरा फलाना दोस्त है, वो 5 मिनट के लिए घर आना चाह रहा है, तो बेगम जो है वो फ़ौरन राइटफुली सो थोड़ा सा घर को ठीक कर लेती है, लाउंज ठीक कर लिया और थोड़ा सा जाके मुँह हाथ धो लिया, और उस पर बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम क्रीम लगा के एटलीस्ट अपने आप को प्रेजेंटेबल करते हैं।
क्यों? इसलिए क्योंकि यार हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, कोई आ रहा है बाहर से, तो बुरी बात है, इंसान को ऐसी गंदी हालत में नहीं रहना चाहिए। इसी तरह से आप कहते हो कि यार चलो 2 मिनट के लिए मार्केट जाना है, तो मार्केट जाने के लिए भी बेगम चलो बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होती, झुमके वगैरह नहीं पहनती, लेकिन कम से कम इतना करती है कि मुँह हाथ धो लेती है, बाल बांध लेती है। तो यही जो मिनिमम, बेयर मिनिमम है ना, जब आप बाहर जाने के लिए करते हो, मेहमान को आ जाए उसके लिए करते हो, तो यही चीज़ हम लोगों को अपने हस्बैंड के लिए भी और अपनी वाइफ के लिए भी करनी है। अब वाइफ को पता है कि यार मेरा हस्बैंड जो है वो शाम को 5:30 बजे, 6 बजे या 7 बजे या एक फ़िक्स टाइम पे घर आ जाता है। अगर तो वो नौकरी करता है तो उसकी टाइमिंग फिक्स होगी, बेगम को पता होगा कि यार वो इस टाइम पे घर आ जाते हैं। अगर नौकरी नहीं करता, अपना कारोबार करता है, तो भी एक टाइम जो है वो ऑब्वियसली सेट होता है, बेगम को पता होता है कि इस टाइम पे उन्होंने घर से बाहर आ जाना है। तो उस टाइम से 5-10 मिनट पहले जो है आप थोड़ा सा टाइम निकाल लें, 1 मिनट या 2 मिनट, जिसमें आप कम से कम ये देख लें कि आपके बाल तो नहीं बिखरे हुए और थोड़ा सा चेहरे को प्रेजेंटेबल बना दें। उसमें होता ये है कि इंसान को सिर्फ इस बात का एहसास होता है कि हाँ यार इसको मेरी परवाह है। उसे ये नहीं होता कि यार ये मेरे लिए हीरोइन बन के बैठी हुई है, या औरत को ये नहीं होता कि ये आदमी मेरे लिए हीरो बन के बैठ गया है। उसे इस बात का एहसास होता है कि यार इसको इस बात का एहसास था कि अब मेरे घर आने का टाइम हो गया है, और इसको मतलब मेरा ख्याल रहता है। मेरी बात फिर वही हमारे पहले पॉइंट की तरफ चली जाती है कि इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऑब्वियसली भाई अगर मैं सारा दिन जो है बाहर जाऊँ, ऑफिस जाऊँ हीरो बन के जाऊँ, दोस्तों में जाऊँ हीरो बन के जाऊँ, बाहर दूध दही लेने जाऊँ तो हीरो बन के जाऊँ, लेकिन जो टाइम मैंने अपनी बेगम के साथ गुजारना है उसमें मैं धोती बनियान पहन के बैठा हूँ, तो मेरी बेगम को ऑब्वियसली एहसास होगा कि यार मतलब इसको मेरी परवाह नहीं है। ये अनजान लोगों में निकलता है तो थोड़ा सा हीरो बन के निकलता है, अपने आप को फिट करके निकलता है, लेकिन जब ये मेरे पास आके बैठता है तो इसको बिल्कुल परवाह नहीं होती और ये हमें लल्लू जप्पू सा बन के बैठ जाता है। और ऑन द कॉन्ट्ररी शौहर को भी यही एहसास होगा कि यार जब तुमने बाहर निकलना होता है शॉपिंग के लिए या अपने दोस्तों में या हमारे घर कोई आ जाए, तब तुम 2 मिनट लेके तैयार हो जाती हो, लेकिन जब मेरे घर आने का सिर्फ मुझे टाइम देने का टाइम होता है तब तुम कहती हो जी मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम निकालने से निकलता है ये, और टाइम निकालने से ही एहसास होता है कि आपने उस बंदे को इंपॉर्टेंस दिया, उसे वैल्यू दी है। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी जो है मैं घुमा फिरा के पहले पॉइंट की तरफ ले जाता है कि आपने उस शख्स को इम्पोर्टेंस देनी है। अब यही होगा ना कि अगर घर में मियाँ तैयार नहीं होके बैठेगा, बेगम को, हाँ ये किसी ने पूछा कि भाई आपने वो पॉइंट कवर किया कि चिक चिक कहाँ तक होती है, तो चिक चिक जो है ना अभी इसमें हम आने वाले हैं। अभी तक जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए हम लोग 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। अभी पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि यार सबसे पहले जो है ना रिलेशनशिप में आपने उस बंदे को इम्पोर्टेंस देनी है और अहमियत देनी है, उसके ख्यालात को, उसके सोच को, उसके अफकार को, उसकी बातों को, उसके रवैये को, उसकी ज़रूरियात को आपने अहमियत देनी है। आपने उसे ये शो कराना है कि भाई तुम जो हो ना मेरे लिए बहुत अहम हो। ये मैटर नहीं करता कि भाई हम 5-10 मिनट कहीं लेट पहुंच जाएंगे, या मैं प्रोग्राम अपना देख रहा हूँ, मैंने ये टीवी सीरीज़ देखनी है, या मुझे ये काम करना है, मेरे दोस्त ने मुझे बुला लिया। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना तुम हो मेरे लिए। इसलिए अगर मुझे अपना कोई प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ जाता है और तुम्हारे साथ बैठ के ड्रामा देखना पड़ता है, कोई बुरी बात नहीं है। या बीवी को ये हो कि भाई अच्छा ठीक है मैं इस टाइम पे ड्रामा देखती थी या करती थी, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, चले आप आ गए तो मैं आपके साथ बैठ के चाय पीती हूँ, मुझे आपको इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। आदमी को ये चाहिए कि कोई भी फैसला करते हुए बेगम की राय ले और उस राय को अहमियत दे। रिश्ते में आप उसको ये साबित करवाएं कि जो दूसरा पार्टनर है वो आपके बराबर का पार्टनर है, आप उसे उतनी ही अहमियत दें जितनी अहमियत आप अपनी ज़ात को देते हैं। पहला पॉइंट ये। इस वजह से लोग अक्सर बाहर जाते हैं कि उन्हें ये एहसास होता है कि जी मेरे घर में जो मेरा स्पाउस है वो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता, मुझे अहमियत नहीं देता। इस वजह से जब उन्हें बाहर से कहीं से इंपॉर्टेंस मिलती है और बाहर कहीं से उन्हें अटेंशन मिलती है तो वो उस तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। एक चीज़ तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस ये किया है कि जो विजुअल ऑप्टिक्स है ना वो भी बहुत ज़रूरी है। भाई आप घर में आपको 24 घंटे आप आके देखें, आपको अपना शौहर हर वक्त लुंगी धोती में मिले, या आपको हर वक्त अपनी बीवी जो है वो बालों में तेल लगा हुआ है और उसके पास से सरसों के तेल की खुशबू आ रही है, या उसके पास से चाट मसाले और गरम मसाले की खुशबू आ रही है, वो खाना पकाने में बिजी है, पसीने वाले कपड़े पहने हुए हैं। ऑब्वियसली जब आप बाहर निकलेंगे आपको बाहर कोई, क्योंकि ज़ाहिर है बाहर की दुनिया तो ये तो फैक्ट है, जब बाहर निकलते हैं बन-ठन के बाहर निकलते हैं तो वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप घर में ये नहीं, इस बात को इस चीज़ से मिसकंस्ट्रूड मत कीजिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप घर में भी 24 घंटे हीरो बन के बैठे रहें। नहीं, घर में भी अपने आप को प्रेजेंटेबल हालत में रखें। जब आप अपने आप को घर में प्रेजेंटेबल हालत में रखेंगे तो बाहर की कोई चमकती हुई चीज़ उन्हें सोना नहीं लगेगी और उनके बहकने के चांसेस कम होंगे।
दो बातें तो हो गई ही। और तीसरा पॉइंट जो है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बाहर अट्रैक्ट होते हैं, वो ये होता है कि भाई हस्बैंड और वाइफ जो है ना, एक दूसरे की सुनते नहीं हैं। एक दूसरे की सुनते नहीं हैं का मतलब ये है कि सुनने का मतलब ये नहीं है कि चपड़ 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 बेगम शुरू हो गई और उसने जो है बाद में कहा कि जी शौहर मेरी सुनता नहीं है, या शौहर ऑफिस से वापस आया और आके शुरू हो गया कि भाई ऑफिस में ये हो गया था, फलान हो गया था, ढिमकान हो गया था, ये हो गया था, बेगम हो गया था, बेगम को इंटरेस्ट नहीं है और वो कह जी मेरी बेगम मेरी बात नहीं सुनती। एक दूसरे की बात सुनना, उसे समझना और उसे अंडरस्टैंड करना जो है ना बहुत ज़रूरी है। और इस बात पे फोकस नहीं होना चाहिए कि भाई वही मेरी बात नहीं सुनती, फोकस इस बात पे भी होना चाहिए कि यार मैं भी उसकी बात सुनूं। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये देखें कि मौका महल जो है ना उसकी मुनासबत से बात होनी चाहिए। मैं इस चीज़ के हक़ में 100% नहीं हूँ कि शौहर जो है वो ऑफिस से घर वापस आया और आते ही बेगम ने जो है ना वो भंडारे खोल के रख दिए कि जी बच्चे ने ये किया, बच्चे ने वो किया, फलान किया, बिजली का बिल ड्यू है, गैस का बिल ड्यू है, फलाने ने वो हमसाई ने ये कह दिया, उसका फ़ोन आया था उसने ये कह दिया, वो नहीं। देखिए कोई भी आदमी है ना, जब तक वो रिलैक्स नहीं होगा ना, आप उसको कोई छोटी से छोटी बात भी करेंगे वो चिढ़ जाएगा। अब आपकी बेगम है, वो घर से आई है, मतलब सारा दिन घर में थी, खाना पकाती रही, बच्चों ने उसका दिमाग ख़राब किया हुआ, रिश्तेदारों ने उसका दिमाग ख़राब किया हुआ, उसकी दोस्तों ने उसका दिमाग ख़राब किया हुआ, बहुत सारी बातों में उसका भी दिमाग पका हुआ, ठीक है। आप ऑफिस से वापस आए, अब वो सारा दिन इस चक्कर में थी कि यार मेरा हस्बैंड वापस आएगा ना तो चलो वो मेरा काउंटर पार्ट है, मेरा इक्वलेंट है, मैं थोड़ा उससे दिल की बातें करके हल्की हो जाऊँगी। अब इससे पहले कि वो कोई बात शुरू करती, आपने आते ही अपना मुद्दा, अपनी पोटली उसके साथ रख दी कि भाई आज मेरा ऑफिस में मूड बहुत ख़राब था, ऑफिस में ये हो गया, फलान हो गया, ढिमकान हो गया, ये वो, आप भरे बैठे थे, आपने अपने आप को ऑफलोड कर दिया उसके सामने। ऑब्वियसली वो पहले से चिड़ी हुई थी। अब जो बंदा चिड़ा हुआ होगा वो आपकी बात को सुकून से नहीं सुनेगा, उसने चिढ़ के 2-4 बातें उल्टी कर दी। आपको क्या लगता है कि बाहर सिर्फ आप ही बुलशिट बर्दाश्त करते हैं? मैं नहीं करती, मैं भी घर में ये देखती हूँ, वो देखती हूँ, वो देखती हूँ। फिर बंदे को एहसास होता है जी इसने तो मेरी बात नहीं सुनी, तो फिर वहाँ से उल्टी सीधी बातें शुरू हो जाती हैं। या ऑन द कॉन्ट्ररी शौहर जो है वो बाहर से 100 बातें सुन के आया, घर में आती बातें सुनने के बजाय अभी इससे पहले कि वो रिलैक्स होता, आते ही जो है वो अगली पोल्टी उतार के, चाहे वो माँ हो या बाप हो या भाई हो या बहन हो या बेगम हो, किसी ने अपनी पोल्टी उतार के उसके सामने रख दी कि भाई घर में ये हुआ, घर में वो हुआ, घर में वो हुआ, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया। तो जो बंदा ऑलरेडी पहले से चिड़ा हुआ आया था, जिसने ऑलरेडी तेरा एक्सेस बैगेज उठाया हुआ था, वो बैगेज ऑफलोड करने के बजाय आपने उसके सर पे और बैगेज डाल दिया, तो वो तो चिड़ेगा, तपेगा। जब वो तप जाएगा, चिढ़ जाएगा, तो बात और ख़राब होगी। तो होना ये चाहिए कि जैसे ही दोनों इकट्ठे हों शाम को या दिन में या जिस टाइम भी, पहले आप ये देखें कि यार थोड़ा सा ना स्पेस क्रिएट की जाए, मामलात को थोड़ा सा स्लोली लेके चलें, स्पेस क्रिएट करें, स्पेस क्रिएट करके पहले उसको ऑफलोड होने दें, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि शौहर घर वापस आए, वापस आके थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, नहा धो के थोड़ा सा अच्छा फील करे। उसके लिए इसी तरह से बेगम को भी पता है यार जब शौहर के घर आने का टाइम हो गया है तो वो जो है थोड़ा सा टाइम ऑफ ले, नहाने का टाइम है तो नहा धो के फारिग हो जाए, नहीं तो ये है कि कम से कम अपने बाल छाल झाड़ ले, बाल झाड़ के थोड़ा सा क्रीम लगा ले और लिपस्टिक लगा ले। उससे होता ये है कि फिर ये पॉइंट जो है तीसरे पॉइंट की तरफ जाने से पहले आपको पहले 2 पॉइंट को काउंटर कर लेता है कि आपने अगले को ये दिखाया कि हाँ भाई तुम्हारी इंपॉर्टेंस है, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंस देता हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए तैयार हुआ। मैंने अपनी जो एक्सेस बैगेज था सारा बाकी दुनिया का दिया हुआ, ऑफिस का दिया हुआ, घर वालों का दिया हुआ, बच्चों का दिया हुआ, वो सारा चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उन सबको मैंने ऑफलोड किया। ऑफलोड करके अब चूँकि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आके बैठ गया हूँ और आओ अब इन चीज़ों को बताओ भाई तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। जब आप खुद ठंडे दिमाग से हो के दूसरे की बात सुनेंगे ना, तो आपके अंदर उसकी बात को समझने की और बर्दाश्त करने की सकत भी होगी। जब आप ऑलरेडी किसी बात से चिढ़े हुए होंगे ना, तो दूसरे की बात आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी। तो जब घर के अंदर ऐसा माहौल होगा ना कि आपको एहसास होगा कि यार मेरी बेगम या मेरा शौहर जो है वो मेरी बातों को सुनता है, मेरा एक आउटलेट घर में ऐसा मौजूद है जिसके साथ मैं बग़ैर किसी तगो दो के या बग़ैर किसी लगाई लिपटी के आराम से हर तरह की बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो फिर आपके बाहर जाने के चांसेस कम होंगे। क्योंकि 3 मेजर फैक्टर जो है ना वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट होने के वो यही होते हैं कि यार वो बंदा आपको या तो इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देता है, आपको दिखाना शुरू कर देता है, भाई व्हाट्सएप पे हो या ऑनलाइन हो या फिज़िकल हो, आपका कोलीग हो या क्लास फेलो हो या हमसाया हो या कोई भी हो, वो इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देता है। अच्छा जी हम फ़लानी दावत में मिले तो उन्होंने
कोई भी हो, XYZ ने, कोई रिश्ता या कोई नाम नहीं ले रहा, XYZ ने कहा ओ भाई, ओ जुनेद भाई को पकोड़े बहुत पसंद है, पकोड़े बहुत पसंद है, तो मैं इनके लिए स्पेशली मैं आपके लिए पकोड़े बना के लाई हूँ, या स्पेशली मैं आपके लिए जो है ना वो बना के लाया हूँ। खीर आपको बहुत पसंद है तो मैंने आपके लिए खीर बना के रखी। तो आपको एक लम्हे के लिए एहसास होता हुआ यार इस बंदे को मतलब मेरी इंपॉर्टेंस है, इस बंदे को इस बात का ख्याल था कि मुझे क्या पसंद है। या ऑन द कॉन्ट्री जो है मतलब अगर फीमेल्स हों, अब आप कहीं खाने पे गए हैं, सारे दो इकट्ठे गए हैं, तो एक चौथा बंदा ना सर में ना पैर में वो आके कहे ओ यार वो आपके लिए जो है ना मैंने ऑर्डर किया था चिकन टिक्का, क्योंकि मुझे पता है आपको चिकन टिक्का बहुत पसंद है। तो उसका एहसास होगा कि हाँ यार देखो, एक थर्ड बंदे को मेरी पसंद नापसंद का ख्याल है, मेरे हस्बैंड को मेरी पसंद या मेरी वाइफ को मेरी पसंद नापसंद का ख्याल है। तो इस वजह से आप दूसरे में अट्रैक्ट होते हो कि जब आपका अपना स्पाउस जो है वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता और दूसरे लोग इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। या फिर इस वजह से अट्रैक्ट होते हो कि भाई इसने मुझे, मेरे लिए तो कभी वो तैयार होती नहीं, मेरे लिए कभी वो मेकअप करती नहीं है, या तो शादियों में जाने के लिए मेकअप करती है या वो बाहर जाने के लिए मेकअप करती है। या बीवियाँ भी ऑन द कॉन्ट्री यही कहती हैं कि भाई मेरा शौहर जो है वो मेरे लिए जो है वो नहीं करता, घर आते हैं तो लुंगी धोती कुर्ता पहन के बैठे रहते हैं, इन्होंने बाहर कहीं जाना होता है या बाहर दूसरी ख़वातीन होती है, उनके साथ बात करते हुए इनका लबो लहजा जो है वो बड़ा शीरनी किस्म का, बड़ा मीठा मीठा होता है। जब मुझसे बात करते हैं चिड़ के बात करते हैं, एक फैक्टर ये होता है। और तीसरा फैक्टर ये होता है कि हम जो है ना एक दूसरे को वक्त नहीं देते, एक दूसरे को समझते नहीं हैं। जब इंसान को इस बात का एहसास होना कि मेरा जो शरीक हयात है वो ना ही मुझे समझता है और ना ही मुझे समझने की कोशिश करता है, तो जब उसे कोई बाहर का बंदा ऐसा शख्स मिलेगा जो उसकी बातों पे तवज्जो देगा, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देगा, उसके लिए अच्छा लगेगा, मेकअप करेगा और उसकी बातों को समझने की एटलीस्ट प्रटेंड ही कर रहा हूँ, चाहे झूठा प्रटेंड कर रहा हूँ कि हाँ भाई आप बताएं आपको क्या मसले हैं, मैं आपके मसले मसाइल सुनूंगा, पर हाँ टेबल नहीं लाओ बेटा। तो आपको ये एहसास होगा कि यार थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पर्सन जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है या इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को वैलिडेट करता है, तो फिर आपको एहसास होगा और फिर वहाँ पे अट्रैक्शन डेवलप होगी। तो मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था और मेरा मानना ये था कि बाहर की तरफ हम इससे अट्रैक्ट होते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कमी हमें जो है ना अंदरूनी तौर पर महसूस हो रही होती है, और जब वो कमी हमें अंदरूनी तौर पर महसूस होना शुरू होती है तो हम उस खुला को बाहर की तरफ पूर करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि मेरा स्पाउस जो है वो मेरे लिए श्रृंगार नहीं करता, तो फिर हम बाहर जो लोग श्रृंगार करते हैं उनमें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्पाउस जो है वो मेरी बातों को नहीं सुनता, उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है, उसने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि मेरे ख्यालात, मेरी सोचें क्या हैं, तो फिर वो जो है इसलिए मुझे कोई ऐसा थर्ड पर्सन मिलता है जो मेरी बातें समझने की कोशिश करता है तो फिर मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हूँ। या फिर अगर मुझे ये एहसास हो कि मेरी शौहर या मेरी बीवी जो है वो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देती और फिर मुझे कोई थर्ड पर्सन ऐसा मिले जो मुझे इम्पोर्टेंस देना शुरू करे, तो फिर ये है कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होऊंगा। तो मेरे ख्याल से ये बेसिक, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रीजंस होंगे, बहुत सारी वजूहत होंगी जिनकी वजह से ऐसा होता होगा। हम उन फैक्टर्स को डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं या डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से ऐसा होता होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अपने जिन दोस्तों को मैंने देखा या अपनी ज़िंदगी गुजारी, उसमें से मुझे लगता है कि ये 3 मेजर फैक्टर जो है ना वो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। आपका अपने स्पाउस को अटेंशन ना देना, आपका अपने स्पाउस को अहमियत ना देना, आपका अपने स्पाउस को ये नहीं शो कराना कि यार तुम जो हो मेरे लिए जो कुछ करते हो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। इम्पोर्टेंस आप किसी को कैसे देते हैं? आप इम्पोर्टेंस ऐसे देते हैं ना कि आप उसकी चीज़ों को, उसके एक्शंस को, उसकी बातों को अप्रिशिएट करते हो। तो इस वजह से जहाँ लैक ऑफ अप्रिशिएशन आ जाता है, लैक ऑफ इम्पोर्टेंस आ जाता है और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाता है और लैक ऑफ ऑप्टिकल एंड्योरमेंट आ जाता है, वहाँ पे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि फिर लोग जो है दूसरी तरफ जहाँ से भी उन्हें ये चीज़ मिलेगी वो वहाँ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने शौहर को या अपनी बीवी को टाइम नहीं देंगे, उसे इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो एक खला सा पैदा होना शुरू हो जाएगा, एक फासला सा, एक दूरी सी पैदा होना शुरू हो जाएगी। और वो दूरी, वो खला जो है वो फिर इस तरह से पुर होगा कि उसको कहीं से भी अट्रैक्शन मिलेगी, कहीं से भी उसे अप्रिशिएशन मिलेगी, कहीं से भी उसे इम्पोर्टेंस मिलेगी, तो साइकोलॉजिकली ना चाहते हुए भी वो उस तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब नॉट नेसेसरीली कि वो उस चीज़ पर एक्ट भी करे,
ठीक है, उसे वहाँ से इम्पोर्टेंस मिल रही है, अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन वो इतना अक्लमंद है या इतना दुनिया फहम है कि उसने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं और उसके बाद उस नतीजे पर पहुँचता है कि नहीं यार, ये अट्रैक्शन जो है ये एक फॉल्स है, ये एक चमकती चीज़ है जो कि सोना नहीं है, और वो उस चीज़ पे एक्ट नहीं करता। दैट इज़ वेरी गुड, वो भी पॉसिबल है, लेकिन साइकोलॉजिकली और बीइंग ए ह्यूमन बीइंग ये चीज़ पॉसिबल है कि वहाँ अट्रैक्शन पैदा होगी। अब वो उस अट्रैक्शन पे अमल करता है या नहीं करता, वो एक सेकंड चैप्टर है, वो एक और फर्दर डिस्कशन है, सेकंड डिस्कशन है। लेकिन हमारी आज की जो डिस्कशन थी कि कोई भी शादीशुदा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसको अपने पार्टनर की तरफ से फासला क्रिएट करके किसी थर्ड पार्टी में अट्रैक्शन क्यों पैदा होती है। अब वो उस पर एक्ट करता है या नहीं करता, दैट इज़ समथिंग सेपरेट, लेकिन अट्रैक्शन पैदा क्यों होती है उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि ये 3 चीज़ें जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कि या तो उसे उस रिलेशनशिप में वो बराबरी का एहसास और वो अहमियत नहीं नज़र आ रही, उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि मैं भी इस शख्स के लिए बहुत अहम हूँ, या फिर ये है कि उसे इस बात का एहसास नहीं दिलाया जाता कि यार मेरी और तुम्हारी जो एक अंडरस्टैंडिंग है, एक एप्रिशिएशन है, तुमने जो मेरे लिए किया मैं उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मैं वैल्यू करता हूँ उस रिलेशनशिप में तुम्हें। अगर उसे वो अपनी वैल्यू नज़र नहीं आएगी, उसे अपनी वो इम्पोर्टेंस नज़र नहीं आएगी, या उसे एक वो लाइकनेस नज़र नहीं आएगी, तो एक खला पैदा होगा। और ये खला चूँकि इन चीज़ों की वजह से पैदा हुआ था, और ये चीज़ें जब उसे आउटसाइड वर्ल्ड में मिलेंगी तो वहाँ पे एक अट्रैक्शन क्रिएट होगी। अगेन अट्रैक्शन क्रिएट होती है और उसके बाद वो उस पर अमल पैरा होता है या नहीं, दैट इज़ ए सेकंड डिस्कशन। लेकिन हमारी आज तक की डिस्कशन ये थी कि अट्रैक्शन इस वजह से पैदा होती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए, एज ए हस्बैंड मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं अपनी वाइफ को इस बात का एहसास दिलाऊं कि यार तुम्हारी इम्पोर्टेंस इस रिलेशनशिप में उतनी ही है जितनी तुम डिज़र्व करती हो, जितनी कि मेरी है। हम दोनों इक्वल्स हैं इस रिलेशनशिप में। अगर मैंने अपने फाइनेंसेस का फ़ैसला करना है, या मैंने कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा फ़ैसला करना है, हम लोगों ने घर कहाँ बनाना है, रिटायरमेंट के बाद हम कहाँ रहेंगे, हमने पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है, हमारे बच्चे कौन से स्कूलों में पढ़ेंगे, इन तमाम मामलात में मुझे ये चाहिए कि मैं अपनी वाइफ या अपने स्पाउस की राय को अहमियत दूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं उससे एग्री करूं, हो सकता है मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करूं, और फिर हमें चाहिए कि हम उस पर डिस्कस करें कि यार तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अगर ये है तो क्यों है, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है तो क्यों है। हम दोनों इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू की भी उतनी ही अहमियत है जितनी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की अहमियत है। और फिर हम दोनों बाहमी तौर पे मिलके, चूँकि इस रिलेशनशिप में तुम्हारी वैल्यू उतनी ही है जितनी वैल्यू मेरी है, हम दोनों बाहमी तौर पे किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। तो एज ए हस्बैंड मुझे ये चाहिए कि मैं उसे इस चीज़ का एहसास दूं कि इस रिश्ते के अंदर वो भी उतने की ही स्टेक होल्डर है जितने का स्टेक होल्डर मैं हूँ। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि मैं उसे अप्रिशिएट करूँ, उसकी हर चीज़ को, जो जो इकदाम वो मेरे लिए करती है, और जो जो इकदाम वो मेरी इस रिश्ते में आने की वजह से, नॉट नेसेसरली वो डायरेक्टली मेरे लिए करती हो, इनडायरेक्टली करती हो, मुझे चाहिए कि मैं उसकी हर हरकत को अप्रिशिएट करूं, चाहे वो छोटी से छोटी हरकत ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी हरकत क्यों ना हो। दूसरा पॉइंट ये, और तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि ये मुझ पर फ़र्ज़ है, मुझ पर लाजिम है कि मैं अपने स्पाउस के लिए अच्छा लगूँ, क्योंकि ज़ाहिर यार जो चीज़ नज़रों को अच्छी नहीं लगती वो फिर इंसान उससे थोड़ी देर बाद डिस्टेंट हो जाता है, दूर चला जाता है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर ये 3 चीज़ें किसी भी रिलेशनशिप में होंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फैक्टर हैं, लेकिन ये मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि 3 मेजर फैक्टर ये हैं कि जहाँ अप्रिशिएशन होगी, जहाँ पे वैल्यू प्रोवाइडेड होगी, और जहाँ पे ऑप्टिकल गेन होगा, वहाँ पे चांसेस कम हैं कि आपका स्पाउस जो है वो किसी और तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि जो उसकी फंडामेंटल बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो उसी रिलेशनशिप में फुलफ़िल होंगी, कोई खला नहीं होगा, तो वहीं से उसको ये महसूस होगा। अच्छा जी, तो ये तो हमारी आज की डिस्कशन, मेरा ख्याल है अच्छा खासा टाइम गुजर गया। ये डिस्कशन यहाँ की ख़त्म हुई, तो अरहम वापस आए हैं अपने सवाल के जवाब के साथ। अरहम ने सवाल किया था, What is the decimal value of 2/5? अरहम ने सवाल ये किया था कि व्हाट इज़ द डेसिमल वैल्यू ऑफ 2/5। तो अच्छा, ये मैं कमेंट्स में देख रहा था, कमेंट्स में आतिफ भाई ने जवाब दिया था इट इज़ 0.4। आतिफ भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो आतिफ भाई आपको आज आपके हमारे क्विज़, अरहम क्विज़ के चैम्पियन हैं, और चैम्पियन के तौर पे हम आपको देंगे पानी की एक बोतल।
है। हाँ नहीं आपका गिफ्ट ये है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मुलाकात हुई ऑफिस में या कहीं भी, तो आप पे एक स्टारबक्स की कॉफ़ी जो है ना वो आपका इनाम है इंशाल्लाह। इकट्ठे मेरा बस कॉफ़ी एक और पिएंगे। आइडिया है, क्योंकि जो लोग अभी आए हैं मैं बस उनके लिए एक और सवाल पूछूं। अच्छा चलो, और हम जो है एक सवाल पूछेगा, आप उसका जवाब नोट करें और इसका जवाब फिर हम आपसे अगले सेशन में लेंगे। तो अगले सेशन के लिए अरहम का सवाल क्या है? मुझे ये तो देखने दे, यहाँ पे बहुत है अभी। ओके मुझे आ गया। What other shape has no sides, no angles except for a circle? अच्छा भाई, अरहम का सवाल आपके अगले सेशन के लिए ये है कि एक तो हो गया सर्कल जिसके अंदर कोई साइड नहीं होती और कोई एंगल नहीं होता। सर्कल के अलावा दूसरी शेप ऐसी कौन सी है जिसके अंदर कोई भी साइड नहीं होती और कोई भी एंगल नहीं होता? तो इस सवाल का जवाब आप लोग सोचें, ढूंढें, हम आपसे अगले हफ्ते इस सवाल का जवाब लेंगे और जो विनर होगा उसको मिलेगी स्टारबक्स की एक कॉफ़ी विद होस्ट। ठीक है भाई? इसका जवाब थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैंने खुद देखा है। अच्छा, इसका जवाब थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहरहाल अगले सैटरडे तक सवाल एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अपार्ट फ्रॉम सर्कल विच शेप डज नॉट हैव एनी साइड और एनी एंगल। ठीक है जी, तो आज के इस चैप्टर को हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर साइनिंग इन। और नेक्स्ट वीक नेक्स्ट सैटरडे तक के लिए, अगले सैटरडे फिर आएंगे आपकी ज़िंदगी का आधा घंटा बर्बाद करने के लिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। साइनिंग ऑफ, जुनैद दुरानी। स्टे सेफ। कैज़ होमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सैटरडे। अल्लाह हाफिज़।